हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी है जो कि कुछ शुगर केन्स की मदद से शुगर भी प्रोड्यूस करती है। साथ में कुछ केमिकल्स एथेनॉल प्रोड्यूस करने का काम करती है। ऐसी एक कंपनी जो कि काफ़ी पुरानी है 1956 की, वो स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है और ये फुल फ्लैज आईपीओ रहने वाला है। यहाँ पर कंपनी जो है 554 करोड़ रुपीज़ उठाने की ट्राई करी, जिसमें से 325 करोड़ रुपीज़ ही कंपनी के पास में जाने और बाकी 229 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी के प्रमोटर और इनिशियल इन्वेस्टर्स यहाँ पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कंपनी का जो आईपीओ है वो 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में खुलने वाला है और 352 रुपीज़ का कट ऑफ प्राइस कंपनी ने सेट किया है यहाँ पर। अब यहाँ पे जो कंपनी पूरी खुद की जो वैल्यू लगा रही है दैट इज़ अराउंड 1800 करोड़ रुपए। सो अच्छी खासी वैल्यू इस कंपनी में लगाई जा रही है। चूँकि ये कंपनी काफ़ी पुरानी है तो वैल्यू लगाना भी ठीक ठाक लग रहा है। बाकी अगर हम आगे चर्चा करते हैं इस बारे में, कंपनी ये पैसे क्यों उठाना चाह रही है, उसके पीछे जो मेन रीज़न कंपनी ने बताया दैट इज़ कि हमें हमारे पे थोड़ा कर्जा ज़्यादा है तो उसको कर्जे को चुकाना है हमें। ये मेन रीज़न कंपनी ने बताया। बाकी कंपनी अपनी वैल्यू जो है काफ़ी अच्छी खासी लगा रही है बिकॉज इसमें यहाँ पे ओएफएस वाला जो सेगमेंट है वो भी काफ़ी बड़ा है। लगभग 40% के आसपास में पैसा जितना उठा रही है उसमें से जो प्रमोटर लोग हैं कंपनी के वो यहाँ पर उतना स्टॉक बेच रहे हैं। दैट इज़ ए नेगेटिव पॉइंट और दैट मीन्स की कंपनी लिमिट से भी ज़्यादा वैल्यू लगा रही है। यहाँ पर कंपनी अगर बात करते हैं तो प्रमोटर्स के पास में 81% शेयर होल्डिंग थी कंपनी में आईपीओ से पहले और आईपीओ के बाद में लगभग 63% के आसपास में रह जाने वाली है। दैट इज़ अगेन नाइस। कंपनी के ऊपर में यहाँ पर कुछ केसेस हैं जिनके अंदर में से एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी कंपनी के खिलाफ है, एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स भी हैं और दो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स भी कंपनी के खिलाफ में है। बाकी उसके अलावा कंपनी के खिलाफ टैक्स से प्रोडक्ट जो रिलेटेड प्रोसीडिंग्स भी हैं जिनमें कंपनी का जो पैसा है 132 करोड़ रुपीज़ का नुकसान हो सकता है इन सारी की सारी प्रोसीडिंग्स में अगर हम ऐड ऑन कर दें तो। अब जो केसेज हैं अगर उनकी बात करते हैं तो केसेज यूजुअली एक तो नेग्लिजेंस को लेकर के कंपनी के एम्प्लॉय के खिलाफ जिसमें एक वर्कर की जान चली गई थी। दूसरा कंपनी के खिलाफ में जो है सीपीसीबी जो कि कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड ऑफ इंडिया है, उन्होंने यहाँ पर केस डाला हुआ कि कंपनी के अंदर से कुछ जो केमिकल्स कुछ इस टाइप के निकल रहे हैं जिनमें से आसपास के जो वेल्स हैं जो कुएं हैं उनमें पानी खराब हो रहा है, साथ में नदी का पानी भी खराब हो रहा है जो कि आसपास में जो बह रही है उसका, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर में काफ़ी अच्छे खासी कुछ पेनल्टीज़ वो लगाई गई हैं और कुछ के अंदर में दोषी भी करार दिया गया है। तो वो केसेस से रिलेटेड कंपनी के ऊपर में केस चल रहे हैं, काफ़ी टाइम से चल रहे हैं। तो ये केसेस हैं कंपनी के ऊपर में। साथ में अगर बात करते हैं तो कंपनी के ऊपर में जो कंटिजेंट लाइबिलिटी है वो भी ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिल रही है। कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स और जो इनकम टैक्स, ये जो कंटिजेंट लाइबिलिटी जो कंपनियाँ खर्चा हो सकता है वो 122 करोड़ रुपए का है। साथ में लेटर ऑफ क्रेडिट की वजह से भी कंपनी को 43 करोड़ रुपए का खर्चा हो सकता है और कॉर्पोरेट गारंटी भी कंपनी ने दे रखी है जिसमें 39 करोड़ की किस्मत खराब हुई तो खर्चा हो सकता है। सो कंटिजेंट लाइबिलिटी भी ठीक ठाक है, लगभग 200 करोड़ रुपए के आसपास में आ रही है। तो अब देखते हैं कंपनी कब से शुरू, तो 1956 से कंपनी की शुरुआत हो रखी है। उसके बाद में अगर आप लोग ये पढ़ना चाहते हैं कब से कब तक कौन कौन से माइलस्टोन्स कंपनी ने अचीव किए हैं, कब कौन सी फैक्ट्री खड़ी की है, उसके बारे में पूरी डिटेल्स यहाँ पर आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। राइट, 2024 के अंदर में कंपनी आईपीओ से पैसा उठा रही है। कंपनी की अगर बात करें तो यहाँ पर दो सब्सिडरीज हैं आज कंपनी के पास में और उसके बाद में दो स्टेप डाउन सब्सिडरीज भी हैं। सब्सिडरीज जो कंपनी की छोटी कंपनियां और बाद में स्टेप डाउन मतलब उन सब्सिडरीज की भी छोटी कंपनियां, तो वो हो गई सब्सिडरीज की स्टेप डाउन सब्सिडरीज। नेक्स्ट कंपनी के पास में जो प्रॉपर्टी जो प्लांट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कंपनी काम में ले रही है उसमें से ये वाली जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं ये कंपनी द्वारा ओन्ड है और एक ये जो वाली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये कंपनी द्वारा ओन्ड है। बाकी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ वगैरह या फिर गोडाउन्स वगैरह सब कुछ लीज पर है। ये कुछ लोगोज हैं जो कि कंपनी ने रजिस्टर करवा रखे हैं। इनके अलावा कुछ लोगोज हैं जो कि अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, नाम और लोगोज अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। जो रजिस्टर्ड है उनकी फ़ोटो आपके सामने थी। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के पास में आज के दिन 1583 परमानेंट एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उसके अलावा 633 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज भी कंपनी में काम कर रहे हैं। दैट इज अराउंड 2200 के आसपास में एम्प्लॉइज कंपनी में काम कर रहे हैं। दैट्स नाइस, काफ़ी अच्छे खासे लोग यहाँ पे पेट भर रहे हैं कंपनी के थ्रू। साथ में कंपनी की अगर हम लोग बात करते हैं कि कहाँ से माल जो हो रहा है वो खरीदा जाता है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र से मेनली जो सबसे ज़्यादा माल खरीदा जाता है। शुगर केन की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, शुगर केन के अलावा क्योंकि कंपनी का जो मेन जो इंग्रेडिएंट है वो शुगर केन ही है, उसके अलावा फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स जो बनते हैं फिर शुगर केन के साथ में मिक्स करके बाद में और भी केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है जिनको कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो वहाँ जो वो केमिकल्स हैं वो यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका इनसे भी प्रोक्योर
किए जाते हैं। कौन से केमिकल्स हैं जो बेसिकली यहाँ पर इनसे एक्वायर किए जाते हैं? तो ये यहाँ पर कुछ केमिकल्स के नाम आपके सामने हैं। एसिटिक एसिड हो गया, मिथाइल एथाइल केटोन हो गया, मोलासेस हो गया। तो ये इंडिया से, यूएसए से, चाइना से, यूएई से, यहाँ से ये कुछ केमिकल्स प्रोक्योर किए जाते हैं। सो इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों से ही प्रोक्योरमेंट होता है। कंपनी की अगर आज के दिन में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करते हैं, जो कि केमिकल से रिलेटेड जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, दैट इज़ उसके ऊपर में कंपनी 40% के आसपास में काम कर रही है। दैट मीन्स कि अच्छी खासी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अभी भी कंपनी के पास में है। दैट मीन्स कि कंपनी इसीलिए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करना चाह रही है आईपीओ के पैसों से, जो ऑलरेडी लोन है उसको चुकाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर कंपनी के पास में खुद के पावर प्लांट हैं, जैसे दैट मीन्स कि यहाँ पे 2 टरबाइंस हैं कंपनी के पास में खुद की। उन टरबाइंस के थ्रू कंपनी खुद की ही इलेक्ट्रिसिटी खुद ही जनरेट कर लेती है। तो वो जो टरबाइंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है वो 76% की कैपेसिटी पे जनरेट। दैट मीन्स कि कंपनी की जो पावर की डिमांड है वो फ्यूचर में अपने से ही कंपनी पूरी कर सकती है अभी, और कैपेसिटी पड़ी हुई। यहाँ पर रेक्टिफाइड जो स्पिरिट है, जो कि जिसको हम दारू बोलते हैं, बेसिकली जो दारू है पर्टिकुलरली ये वो पीने वाली दारू नहीं है, दूसरी वाली है, जिसकी कैपेसिटी कंपनी के पास में आज के दिन जो 600 ये जो आई थिंक लीटर KLPD के अंदर में लिखा, KLPD का मतलब तो कुछ और निकलता है, बट यहाँ पर जो KLPD का क्या मतलब निकल रहा है, किलो लीटर पर डे। सो यहाँ पर किलो लीटर पर डे किलो लीटर पर डे KLPD, मतलब हम बचपन में जब बात करते थे कॉलेज टाइम में, तो वो KLPD नहीं है, ये वो किलो लीटर पर डे वाली है। तो यहाँ पर 600 के आसपास में थे, जो कि 48% कैपेसिटी पे कंपनी काम कर रही है, जो भी कैपेसिटी है कंपनी की। साथ में अगर कंपनी की शुगर प्लांट की जो कैपेसिटी की बात करते हैं, तो उस पर भी कंपनी 24% की कैपेसिटी, सॉरी 89% की कैपेसिटी के ऊपर में काम कर रही है, ये प्रोडक्शन वाली। और शुगर कैन क्रैशिंग वाली जो मशीन्स हैं वो 24% की कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। तो हो सकता है शुगर की जो कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कंपनी को फ्यूचर में खर्चा रिसेंटली में ही करना पड़ सकता है। ये कंपनी की कुछ तस्वीरें हैं जो कि आपके सामने हैं, जो फैक्ट्रीज हैं उनकी। साथ में अगर कम और चीज़ों की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये जो है रेक्टिफाइड स्पिरिट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि फार्मास्यूटिकल केमिकल इंडस्ट्री के अंदर में काम आ रही है, जो कि एथेनॉल प्रोडक्शन कंपनी बात कर रही है। साथ में कंपनी का शुगर से भी, मतलब जो रेवेन्यू आता है वो शुगर से भी कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है, जिसकी अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जैसे इथाइल एस्टेट, ये जो बायो बेस्ड केमिकल्स जो कि कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, वहाँ से 29% रेवेन्यू आता है, जो कि एथेनॉल प्रोडक्शन वगैरह उनसे आता है 33% के आसपास में, और शुगर से आ रहा है 33% का रेवेन्यू आ रहा है। दैट मीन्स कि एक शुगर भी बेच रही है, दारू भी बेच रही है। वो दारू जो है वो दारू बनाने के अंदर काम में नहीं आ रही, वो फार्मास्यूटिकल सेगमेंट जहाँ के एथेनॉल वगैरह काम आता है वहाँ पर काम आ रहा है। साथ में ही कंपनी ये मैन्युफैक्चर करती है, ये पर्टिकुलरली जो इथाइल एस्टेट वगैरह हैं। ये इथाइल एस्टेट वगैरह क्या होते हैं, ये एक केमिकल होता है जो कि अपने यहाँ पर अल्कोहल एस्टर, ये सॉरी जो पेंट हो गया, लिकर्स हो गया, कोटिंग्स वगैरह हो गया, इनमें काम आता है। जैसे आई थिंक दिस इज दैट वन, जो थिनर हम लोग काम में लेते हैं, आई थिंक दिस इज दैट वन। नेक्स्ट अगर बात है तो कंपनी का जो मेनली जो रेवेन्यू आ रहा है आज के दिन, जो कि रेवेन्यू आ रहा है एक्सपोर्ट से, जो रेवेन्यू आ रहा है उसमें से मेनली जो रेवेन्यू आ रहा है वो यूएई से आ रहा है इस कंपनी का, जो कि एक्सपोर्ट से आ रहा है। उसकी बात करें, बाकी जितना भी रेवेन्यू है वो इंडिया से ही हो रहा है। कंपनी का जितना भी रेवेन्यू, जो भी माल बिकता है, उसमें से 37% जो माल बिकता है कंपनी से वो ट्रेडिंग में काम आता है। मतलब आगे जहाँ भी कंपनी बेचती है वो ट्रेडर्स को बेचती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचती है 37% माल। बाकी जो है 28% जितनी भी सेल आती है वो फ्यूल के अंदर में जो माल जाता है, जो एथेनॉल कंपनी प्रोडक्शन करती है, वो फ्यूल के माध्यम में काम आता है। दूसरे बेवरेजेस में 9% काम आता है, केमिकल्स में 6%, फ्लेवर्ड फ्रेगनेंस में 4%। इस टाइप से कौन कौन सी इंडस्ट्री में कंपनी का जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूसेज हो रहा है उसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब यहाँ पे आपके सामने इंफॉर्मेशन दी हुई है कि शुगर केन जो है वहाँ से किस तरीके से क्या क्या बनता है। तो शुगर से पहले तो ये जो कचरा साइड में हो जाता है उससे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बना लेती है, फिर जूस बनाती है, जूस से फिर यहाँ पर ये क्या शुगर बना लेती है जूस से, या फिर मोलासेस बन जाते हैं, या फिर सिरप्स बन जाते हैं। इस टाइप से पूरा आप इसको पोज करके पढ़ सकते हैं कि शुगर से कितने प्रोडक्ट्स बन जाते हैं आगे आगे से आगे से आगे से आगे। साथ में अब कंपनी का थोड़ा सा हम लोग डिटेल देख लेते हैं बैलेंस शीट के बारे में, कि कंपनी में आज के दिन जो टोटल पैसा जो लगा हुआ है दैट इज़ अराउंड हाउ मच, जो कि 2000 करोड़ रुपए के आसपास में पैसा लगा हुआ 2024 के अकॉर्डिंग। उसके बाद में यहाँ पर कंपनी ने थोड़ा बहुत जो है अपना जो उधारी है वो उतार दी, जिसके बाद में
अभी जो 3 महीने का जो डेटा है ये 30 जून तक का, उसमें कंपनी के पास में जो पूरी कंपनी की साइज है 1550 करोड़ रुपए की है। इसमें जो इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो लगभग 550 करोड़ रुपए कंपनी के पास में इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, राइट। तो जो बुक वैल्यू है कंपनी की 474 करोड़ रुपीज़ आ रही है। साथ में अगर कंपनी का ये देख लेते हैं कि किस तरीके से इंक्रीज आ रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज, तो 2023 के मुकाबले 2024 के अंदर में यहाँ पर रेवेन्यू में डिक्रीज आया है, क्योंकि 2022 के मुकाबले 2023 में इंक्रीज आया था, फिर डिक्रीज आया है। ऐसा नहीं है कि इसी कंपनी के साथ में हुआ है, जो इंडस्ट्री के अंदर में जो दूसरी कंपनियां भी काम कर रही हैं जैसे एल्काइल अमाइन केमिकल्स, इसका भी अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर इसमें भी डिक्रीज देखने को मिला था। इसके अलावा दूसरी जो कंपनियां हैं उनमें भी सेम यही जुबिलेंट इनग्रेवा, इसके अंदर में भी कंपनी के डिक्रीज देखने को मिला है। सो ये इंडस्ट्री वाइज डिक्रीज यहाँ पर देखने को मिला था। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग पूरे साल में कंपनी ने लगभग कितना 11 करोड़ रुपए के आसपास में नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमाया था। कैश फ्लो की अगर बात करते हैं तो कैश फ्लो भी कंपनी का ठीक ठाक अच्छे खासे तरीके से पॉजिटिव चल रहा है, जो कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी ठीक है और इन्वेस्टिंग कैश फ्लो भी ठीक है और फाइनेंसिंग कैश फ्लो भी ठीक है लेटेस्ट डेटास के अकॉर्डिंग। अब एक बार थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेते हैं डेटा को, तो पी/बी रेशियो के हिसाब से तो यहाँ पे लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी ने 12 करोड़ रुपए की कमाई की है, लगभग 12 करोड़ रुपए की कमाई की है, जिसको अगर हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कितना 1800 डिवाइडेड बाई 12, तो यहाँ पे पी रेशियो निकल के आ रहा है 150 का, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो इसका है 76 का, इस कंपनी का है 69 का, इस कंपनी का लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का है 66 का। तो सभी के मुकाबले ही कंपनी जो कमाई कर रही है लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग वो कम कर रही है। साथ में अगर हम लोग पीबी रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पे नेटवर्थ जो है 500 करोड़ के आसपास में थी और कंपनी यहाँ पे पैसे उठा रही है लगभग 325 करोड़ रुपए, और 500 प्लस 300 800 1600 2.3 के 2.2 के आसपास का पीबी रेशियो निकल के आता है, जिसको कंपेयर करते हैं तो इसका 9 है, इसका 4 है, इसका 4 है। तो दैट मीन्स कि कंपनी का जो पीबी रेशियो के हिसाब से जो वैल्यू लगाई है दैट इज़ ठीक है, बट कमाई जो है उतनी कुछ खास कर नहीं रही है। सो वो तो हमें इनिशियली पता चल गया था जब कंपनी की जो मोस्ट ऑफ द जो यहाँ पे प्रमोटर्स अपना अच्छा खासा स्टेक यहाँ पर सेल करने की कोशिश कर रहे हैं आईपीओ के थ्रू, तो कंपनी ने वैल्यू तो अच्छी खासी ऊपर ही लगाई होगी। वो कौन सस्ते में बेचना चाहता है माल, कोई नहीं, राइट। तो अब मेरा जो इस कंपनी के लेकर के पॉजिटिव नेगेटिव अगर बन रहा है तो वो थोड़ा सा जो कंपनी ने वैल्यू लगाई है वो अच्छी खासी लगा ली है अपनी वैल्यू, बाकी थोड़ा सा इनिशियली थोड़ा सा कुछ देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म में कंपनी ठीक काम कर सकती है, बट कंपनी को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में ठीक है और शॉर्ट टर्म में भी थोड़ी ठीक ठाक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी हवा बंद किस तरीके से बन रही है कंपनी की, अगर उस पर भी बात कर लेता हूँ तो जीएमपी किस तरीके से बन रहा है, तो दैट इज़ अराउंड, ज़्यादा कुछ खास बनना नहीं चाहिए, अभी तो कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पर। अगर आप लोग लास्ट डेट तक एक बार देखें तो यहाँ पर अगर अच्छी खासी हवा बनती है तो शॉर्ट टर्म में भी हम थोड़ी बहुत उम्मीद कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा मुझे क्रीम यहाँ पे दिख नहीं रही है। दैट्स ऑल, कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी आप कोई भी डिसीजन लें पॉजिटिव नेगेटिव अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करके ही लें। दिस वॉज जस्ट ए लिमिटेड रिव्यू। सी यू टुमारो।